हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम देख रहे थे हमारी बुक हमारे अतीत और सेकंड बुक है हमारे हमारे अतीत की। और इसी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे, जो है आपका दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने देखा जो मुगल साम्राज्य आया उसको पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल हाँ, आज हम क्या करते हैं, जो उसके प्रश्न उत्तर हैं उन पर हम पढ़ते हैं। तो आइए हम प्रश्न उत्तर क्रम में बढ़ रहे हैं, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके समक्ष है और प्रश्न को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो आपको दिखाया गया है, क्लियर है, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो कहाँ से शुरू है प्रश्न नंबर? देखिए ये सारे चीजें, हाँ तो मैं कल आपको बता रहा था, समझाने का प्रयास भी किया मैंने कि क्या कहाँ पर कहाँ कहाँ से है। क्लियर है कि दिल्ली में सबसे पहले राजधानी कहाँ स्थापित हुई। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लिखवाता और बताता चलूँ। तो पहले प्रश्न को ही हम कर रहे हैं, दिल्ली में सबसे पहले राजधानी कहाँ स्थापित हुई। कल बच्चे नहीं थे, वैसे मैंने लिखा दिया था, फिर भी आप करना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। समय ना व्यतीत करते हुए सीधा हम लोग जो है अपने मुद्दे पर बढ़ेंगे और मुद्दे पर बढ़ते हुए हम लोग आपका चल रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने चैप्टर पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आइए। तो सबसे पहले हम जो है आंसर करेंगे, जो उसका पहला क्वेश्चन का आंसर है उसी पहले क्वेश्चन के आंसर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो वापस से पढ़ लीजिए, दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो दिल्ली में सबसे पहले राजधानी किसने स्थापित की, तो आपको लिखना है जो तोमर और राजपूत राजाओं ने सबसे पहले पहल पहल पहले पहल क्या किया, दिल्ली को राजधानी बनाया। ध्यान रहेगा इतना, पहले पहल दिल्ली को राजधानी बनाया, यह आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है, ये कल हमने पढ़ लिया था। दूसरा क्वेश्चन कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में शासनकाल की भाषा क्या थी, प्रशासनिक भाषा। तो पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो सुल्तान थे, सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा प्रशासन की भाषा फारसी। फारसी भाषा क्या थी, फारसी भाषा। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस शासक ने के दौरान सुल्तान में सबसे अधिक विस्तार हुआ। कह रहे हैं कि किस शासन के दौरान सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है, तो ध्यान दीजिए आंसर नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं,
क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका सर्वाधिक विस्तार किसके शासन में? ध्यान रखना, उसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक के समय, ये आपको ध्यान रखना है। जो मोहम्मद तुगलक का समय है इसके समय में। क्लियर है? इसके बाद आप आंसर नंबर 4 पर बढ़िए, और आंसर नंबर 4 पर हम बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? जो इब्न बतूता था वो कब भारत आया या किस देश का था जो भारत आया? इब्न बतूता, ठीक, आपको पता होना चाहिए। जो इब्न बतूता था इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका से आया। ठीक है, ठीक। तो अभी 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। मैंने कल भी आपको समझाया था, इसलिए आप एक बार इनके आंसर सबसे पहले करिए। फारसी भाषा, मोहम्मद तुगलक, इनको देख लीजिए जिन्होंने करने लिखा था। फिर अभी हम इसमें आगे बढ़ जाए। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन हमारे सामने है। न्याय चक्र के अनुसार सेनापति के लिए किसान के हित को ध्यान में रखा क्यों जरूरत है? कह रहे जो आपका न्याय चक्र है, न्याय चक्र के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो न्याय चक्र के अनुसार सेनापति के लिए भी किसानों के हित को ध्यान में रखना क्यों जरूरी था? ये हम लोग आपको देख रहे हैं। क्लियर है? हम देखते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, तो ध्यान दीजिए। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के लिए या किसानों के हित में ध्यान
रखा या रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही दैनिक वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं या चुका सकते थे जब वे खुशहाल जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। भाई खुशहाल होंगे प्रसन्न होंगे तभी तो। और कह रहे हैं ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय तथा ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। ठीक, क्या करें? ईमानदारी से बढ़ावा दे। तभी क्या हो सकता है? तभी न्याय चक्र की जो बात है जो हम कर रहे हैं वो शासन आपका न्याय चक्र के अनुसार चलेगा। क्लियर है? ये खाली हो गया। आगे बढ़े। अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो क्लियर है? चलिए लास्ट पेज कॉपी करें, फिर हम अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ रहे हैं और अगले प्रश्न पर चलते हुए और हम इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे, चीजों को हम लोग पढ़ सकें।
क्लियर है? कर लिया? सुल्तान की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? कि सल्तनत है तो सल्तनत की बाहरी और भीतरी सीमाओं को आप कैसे समझ सकते हैं, बताइए। कोई राज्य है, सल्तनत की जगह मान लीजिए कोई स्टेट भी है, कोई राज्य भी है, तो उसकी बाहरी और भीतरी सल्तनत का मीनिंग क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप क्या समझते हैं और आप देखते कैसे हैं सल्तनत की भीतरी और बाहरी को, आप कैसे महसूस करते हैं या कैसे आप इसको देखते हैं, ये हमको देखना जरूरी है। आइए तो बात करते हैं। सबसे पहले नए पेज पर चलेंगे और हम इसका जो है ध्यान दीजिए, आंसर नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं। इसको देखेंगे आंसर नंबर 6 को। तो भीतरी सीमा से अभिप्राय है, से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय? गैरसिन शहर गैरसिन शहर या गैरसिन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरसिन शहर या गैरसिन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पूर्ति होती है। बाहरी सीमा गैरसिन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता है। क्या है? बाहरी सीमा। क्लियर है?
आगे बढ़े, चलिए चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाए कि आपको विचार सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं या उनके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ये हमको देखना है। क्लियर है? ठीक। तो मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठा सकते हैं, आपके विचार में आदेश का उल्लंघन क्या करना चाहिए, उनके पीछे का कारण क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। तो सीधे कारण लिख दूं। आंसर नंबर 7 कि मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करने के या अपने कर्तव्यों का पालन करें, ज्यादा अच्छा है, करें। मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्या करें, और यह है सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। ठीक, जैसा पहला आप इसमें देखोगे तो उनकी नियुक्तियां वंश परंपरा से होती थी उनकी नियुक्ति, वंश परंपरा के आधार पर। कैसे है? वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी, यानी कि उसे पढ़ा लिखा विद्वान होना ही चाहिए। दूसरा देखिए, इनमें उन्हें कोई भी इक्ता उन्हें कोई भी इक्ता मतलब वेतन के बदले भूमि मिलना। क्लियर है? कोई भी इक्ता याद क्या है? इक्ता थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। ठीक, मुक्ति लोगों का समय समय पर
स्थानांतरण किया जाता था। समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। ठीक। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है, यह बात ध्यान रखिए कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलेंगे और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखेंगे। तो मुफ्ती का काम था, मुफ्ती तय संख्या के अनुसार सैनिकों को रखेंगे तथा तय कर ही वसूलेंगे। क्लियर है? ये इतना ध्यान रखना, तो आपको इनको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने पूरा इस लेक्चर को देख लिया, बात की। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से आपका चैप्टर को देखने का प्रयास किया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने ना पढ़ा हो या आप लोग ना जानते हो, बस ये है कि आप उनको रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए आगे दौड़ और पीछे छोड़, वो वाली कहानी ना हो जाए। यानी कि हमको प्रॉपर आगे भी बढ़ना है, लेकिन हमको पिछली चीजों को भी रिवीजन करते हुए चलना है। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।